नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन को लेकर। जी हाँ, देखिए बांग्लादेश में पिछले जो समय से स्थितियां वहां पर चल रही थी उन सब के बीच चुनाव को संपन्न करा लिया गया है, लेकिन इस बार चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। पिछले लगभग 2 दशक से ज्यादा समय तक शेख हसीना सत्ता में रही। उसके बाद हमने देखा कि साल 2024 में किस तरीके से परिस्थितियां बदली, बांग्लादेश छोड़कर उनको भारत आना पड़ा। फिर उसके बाद कार्यकारी पीएम के तौर पर मोहम्मद यूनुस को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया और तमाम फैसले उनके समय में लिए गए। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उनके उस कार्यकाल के दौरान जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिसे लेकर पूरे दुनिया भर में किरकिरी भी हो रही थी और कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बीच में बांग्लादेश में आखिरकार चुनाव हुआ, चुनाव को संपन्न करा लिया गया और 300 सदस्यीय सीट की अगर हम बात करें तो इनमें बीएनपी ने अच्छी खासी जीत हासिल की है। बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि अगर एक तौर पर हम बात करें तो सत्ता में थी और 1971 के बाद देखें तो बीएनपी और इसके अलावा आवाम लीग की, अगर हम आवामी लीग की बात करें तो दोनों सत्ता में उनका आना जाना लगा हुआ था। लेकिन इस बार तारिक रहमान की अगर हम बात करें तो उम्मीदें हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन बीएनपी ने अच्छी खासी सीट यहाँ पर जीती है। क्या परिस्थिति पहले थी और अब क्या परिस्थिति बनी है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि बीएनपी में जितने भी ज्यादातर हिंदूवादी नेता थे, जो हिंदू उम्मीदवार थे, उनकी जीत हुई है। तो उनकी जीत की वजह से भारत की भी एक तरीके से जीत इसे मानकर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो कट्टर पंथ था वो चरम पर था और हिंदुओं के प्रति अत्याचार कहां तक बढ़ा, क्या कुछ बांग्लादेश में पिछले 2 सालों में हुआ, वो पूरी दुनिया में देखा। लेकिन बीएनपी जिसने लगभग अगर हम बात करें तो इसमें 209 सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल की है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की करीबन 8% आबादी जो है वो हिंदुओं की है। लेकिन 2026 के अभी के अगर हम लोकसभा चुनाव की वहां पर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 3 हिंदू सांसद चुने गए, यानी हिंदू नेता जो थे उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा शेख हसीना के अगर समय की हम बात करते हैं तो 14 से 20 तक ये संख्या जरूर रहती थी। लेकिन जो परिस्थिति पिछले कुछ सालों में देखने को मिली उसके बाद हिंदू नेताओं की जो जीत हुई है वो अपने आप में एक काफी बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। लेकिन अगर साफ तौर पर देखा जाए तो कुल 79 अल्पसंख्यक उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और उस लिहाज से ये जो प्रतिनिधित्व देखने को मिला है वो काफी कम जरूर है। देखिए सबसे पहले आपको चुनाव का आंकड़ा बता देते हैं। जमाते इस्लामी को 68, तो दूसरी तरफ छात्रों वाली जो पार्टी है एनसीपी को सिर्फ 6 वोट मिले हैं। इसके अलावा अगर बीएनपी की बात करते हैं तो 209 वोट मिले हैं। तो देखिए चुनाव के बाद ये सब जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उससे साफ तौर पर एक तरफ हैरानी जरूर होती है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि हिंदुओं की यहाँ पर एक तरीके से जीत हुई है। क्यों? बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो कुल आबादी वहां पर लगभग 16.5 से 17 करोड़ के बीच में आबादी है और 2022 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 8% यहाँ हिंदुओं की आबादी है। लेकिन 8% की ये जो आबादी के हिसाब से यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नजर आ रहे थे उनमें सिर्फ 3 लोग ही सांसद चुने गए हैं और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये प्रतिनिधित्व कम जरूर है। लेकिन भारत के पक्ष में इसे इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि जब भी बीएनपी वहां सत्ता में रही है भारत के लिए यहाँ पर परिस्थितियां बहुत अच्छी रही है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के चुनाव में पहले सबसे पहली बात तो हिंदुओं की संख्या ही यहाँ पर कम थी। पहले की अगर बात करें आवामी लीग, यानी जब शेख हसीना की पार्टी सत्ता में हुआ करती थी तब उस समय में यहाँ पर हिंदुओं की संख्या जरूर देखने को मिलती थी। लेकिन चूंकि फिलहाल अभी आवामी लीग बैन है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि हिंदुओं की संख्या अभी ज्यादा इतनी नहीं देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जमाते इस्लामी की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से जिन हिंदू कैंडिडेट्स को उतारा गया था उनको हार का सामना करना पड़ा है। जमाते इस्लामी ने सिर्फ एक हिंदू उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था जिनका नाम था कृष्णा नंदी, और सिर्फ एक सीट से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन वो यहाँ पर चुनाव हार गए और जमाते इस्लामी की ओर से सिर्फ एक जो कैंडिडेट था और उसके बाद उनको हार का सामना करना पड़ा। पहले की परिस्थितियां यहाँ पर क्या थी अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो जो भी रिपोर्ट्स वहां से निकलकर सामने आए, चूंकि शेख हसीना लंबे समय तक वहां सत्ता में रही, लगभग 2 दशक तक वो वहां पर सत्ता में रही और हिंदू सांसदों की संख्या एक तरीके से कहीं ना कहीं उनके शासनकाल में जरूर ज्यादा थी मौजूदा परिस्थिति के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो 2009 से लेकर 2014 की संसद में 16 हिंदू सांसद थे। यानी 2009 से लेकर 2014 में जब वहां की सरकार थी, जब शेख हसीना भी वहां पर सत्ता में नजर आ रही थी तो 16 सांसद थे। 2014 से लेकर 2019 की अगर हम बात करें तो ये संख्या बढ़कर 17 हो गई,
यानी एक कैंडिडेट की इसमें संख्या ज्यादा हो गई और आरक्षित सीटों के लिहाज से अगर बात करें तो ये संख्या 20 तक पहुंच गई। 2019 से लेकर 2024 तक की हम बात करते हैं तो इसमें करीब 14 अल्पसंख्यक सांसद थे, यानी डबल डिजिट में नंबर्स हमेशा से रहे हैं। लेकिन 2024 में जो लोकसभा के बाद वहां पर परिस्थिति देखने को मिली, उसके बाद हिंदुओं के खिलाफ वहां पर अत्याचार बढ़ गए। हालांकि जैसे तैसे करके मोहम्मद यूनुस की ओर से चुनाव को तो संपन्न करा लिया गया है, लेकिन बीएनपी ने इसमें बड़ी जीत हासिल की है। और अगर अभी तक देखा जाए तो 20 साल में ये सबसे कम आंकड़ा है जितने हिंदूवादी नेता यहाँ से जीतकर सामने आए हैं। कुल कितने हिंदू उम्मीदवार थे चुनावी मैदान में, ये भी आपको बता देते हैं। 79 अल्पसंख्यक, चूंकि अल्पसंख्यक है वहां पर हिंदू, तो ऐसे में उनकी संख्या 79 थी। 10 महिलाएं भी इसमें शामिल थी और 60 में से 22 राजनीतिक दलों ने अपने अपने अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को उतारा था। बीएनपी ने 6 अल्पसंख्यकों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनमें से 4 जीत पाए हैं, लेकिन कुल संख्या फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम रह रही है। लेकिन सवाल क्यों उठ रहे हैं? चूंकि देखिए, बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है, हिंदुओं की आबादी बहुत कम है, हिंदुओं के प्रति वहां पर अत्याचार पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा बढ़े हैं और उनकी जो आबादी है वो 8% होने के बावजूद भी उनका प्रतिनिधित्व 1% से भी कम है। तो सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि क्या बीएनपी की जीत के बाद वहां पर परिस्थितियां ठीक हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय कई इलाकों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी 300 संसदीय सीट वाली जो बांग्लादेश कंट्री है, वहां पे कई ऐसे सीट्स हैं चुनावी समीकरण के लिहाज से जहां पर निर्णायक वोटर्स की भूमिका हिंदू लोग ही निभाते हैं, वहां पर अल्पसंख्यक ही निभाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमेशा टिकट वितरण की जब भी बात होती है तो शायद उनके प्रतिनिधित्व को नकार दिया जाता है, उनको ज्यादा वहां पर फोकस नहीं किया जाता है और इसी वजह से वहां पर चुनावी मैदान में अक्सर इस तरीके की परिस्थिति देखने को मिलती है। हालांकि पिछले कुछ सालों के तौर पर अगर देखा जाए तो ये जरूर है कि वहां पर प्रतिनिधित्व कम हुआ है। कौन कौन है इनमें शामिल वो मैं आपको बता देती हूँ। गायेश्वर चंद्र रॉय, जो कि बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य हैं और पूर्व राज्य मंत्री रॉय ने, ये पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने 99,163 वोट हासिल किए हैं। और जो इनके कॉम्पिटिटर थे, जो इनके सामने थे चुनावी मैदान में, वो मोहम्मद शाहीनूर इस्लाम थे। उनको 83,264 वोट मिले हैं, यानी लगभग 15,000 से भी ज्यादा वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। निताई रॉय चौधरी, मागुरा 2 सीट से ये बीएनपी के उपाध्यक्ष निताई रॉय हैं, जिनको जीत मिली है। लेकिन इनको आसान जीत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्हें 1,47,896 वोट मिले थे और जमाते इस्लामी के मुस्तरशीद बिल्ला, जो कि उनके सामने थे चुनावी मैदान में, उनको 1,17,018 वोट मिले थे, यानी लगभग 30,000 से ज्यादा के वोट के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। कृष्ण नंदीहारे की बात करें तो यहाँ पर उनको जरूर उतारा गया था चुनावी मैदान में, लेकिन वो यहाँ पर चुनाव हार गए थे। 4 लोगों को बीएनपी की ओर से उतारा गया था, जिनमें से 3 लोगों ने जीत हासिल की है और कृष्ण नंदी जो है वो चुनावी मैदान में उनको हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ है दीपेन दीवान और साचिंग प्रू, ये अधिवक्ता हैं, चुनावी मैदान में उनको उतारा गया। और अधिवक्ता दीपेन दीवान की बात करें तो 31,222 वोट उन्हें मिले और इसके ठीक इधर अगर बात करें, जो उनके जो प्रतिद्वंदी थे, जो कॉम्पिटिटर थे चुनावी मैदान में जो उनके सामने थे, उनको 21,554 वोट मिले, यानी लगभग 9 से 10,000 के बीच में वोट का ये अंतर रहा और उन्होंने जीत हासिल की है। तो बांग्लादेश में बीएनपी की एक बार फिर से लंबे समय बाद सत्ता में वापसी हो रही है और दूसरी तरफ ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि ये भारत के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि तारिक रहमान जो हैं वो लंबे समय बाद ऐसा बताया जा रहा है कि वो अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो पुरुष प्रधानमंत्री, वो दूसरे पुरुष प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि 71 के बाद से लंबे समय तक खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों की पार्टी सत्ता में रही और दोनों ने प्रधानमंत्री होने के तौर पर अपना शासन भी किया है। तो अब देखना होगा कि बांग्लादेश में आगे की परिस्थितियां क्या बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 8। नमस्कार।